फर्स्ट अब आएगा जी निकालना, यहाँ से करना पड़ेगा। मैं किस साइड से? इस साइड से? अच्छा, कहाँ करना जी? अच्छा, यहाँ एड से, ठीक है ठीक है। देखिए भाई, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हमें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एज ए ना की टीचर, तो उसमें कौन से कंसेप्ट आते हैं इकोनॉमिक्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या है। मैंने कल तो डेमो दी थी, आज मैं दोबारा स्टार्टिंग कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स, जिनको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमारे पास सीमित साधन हो। सपोज करें हमारे पास 100 रुपए हो और हमें कह दिया जाए भी घर का पूरा आपको मैनेज करना है, तो सीमित साधनों से हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं सेवाएं में हैं, उसमें इस प्रकार उस 100 रुपए को उपयोग करें ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि मिल सके। क्या है एक अर्थशास्त्र? वह विज्ञान है अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, एक विज्ञान है जो कि यह अध्ययन करता है जो कि यह अध्ययन करता है। क्या हो रहा है जी? अच्छा, चुन्नी बिड़ रही है मेरी भी। जो कि यह अध्ययन करता है कि हम सीमित साधनों को वस्तुओं और सेवाओं में इस प्रकार प्रयोग करें ताकि हमें बातें नहीं दे, हमें अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सकें वे। ये तो भी इसकी थी भी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वह विज्ञान है जो हमें यह सजेस्ट करता है कि हम सीमित साधन हो तो हम उनको वस्तुओं और सेवाओं में इस प्रकार लगाएं ताकि उससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिले भाई। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्लियर हो गया भाई। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? एक विज्ञान है जो हमें सीमित साधनों को वस्तुओं और सेवाओं में मैनेज करना सिखाता है भी, ताकि उससे हम अधिकतम लाभ कमा सकें भी या अधिकतम हमें संतुष्टि हो भी। आगे है भी, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये कल बात हुई थी भी। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है भी? एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक दी थी भी। कौन सी बुक दी थी? वेल्थ ऑफ नेशन। कोई पूरा नाम बताएगा भी? हाँ जी,
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज वेल्थ ऑफ नेशन भी। सीधा हम उसको एग्जाम में लगभग ही आता है, वेल्थ ऑफ नेशन से ही पूछा जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में पुस्तक दी है, क्या दी अभी, वेल्थ ऑफ नेशन भी। कौन सी पुस्तक दी है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक दी है। और एडम स्मिथ ने ही इसमें धन से संबंधित बताया था भी जो राष्ट्र है वो धन का जो स्वरूप है या उनके कारणों का है वो किस प्रकार प्रयोग कर रहा है। एडम स्मिथ के साथ मैंने कल आपको एक बात और बोली थी भी इकोनॉमिक्स है, मैं थोड़ा सा यही कर देती हूँ, इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताया था। इकोनॉमिक्स है, ये शब्द देने वाला सबसे पहले कौन था भी, चाणक्य था भी। कौन था, चाणक्य था भी। चाणक्य को और किस नाम से डिनोट करते हैं, विष्णुगुप्त। उसका प्रॉपर नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी। विष्णुगुप्त है भी। और क्या बोलते हैं विष्णुगुप्त को, कौटिल्य। और मैंने कल कहा था भी जो ये चाणक्य था ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था भी। और ये भी पूछा था भी कहाँ पढ़ता है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में पढ़ता है, राजगिरी बिहार में पढ़ता है। और ये भी ध्वस्त कर दिया गया था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को। ये जो 5वीं और 13वीं शताब्दी तक बहुत विख्यात में रहा था भी नालंदा विश्वविद्यालय। उस टाइम इसको ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि मान लो कोई भी चीज होती है ना प्रॉपर, तो कोई नहीं चाहता भी आगे बढ़े। तो चाणक्य उस टाइम उस नालंदा विश्वविद्यालय में, अब भी चल रही है वो यूनिवर्सिटी, ये नहीं है बना दिया, खंडर पड़ा है उस जैसी। और जब तुम लाइब्रेरियों में ये पढ़ रहे हो ना, उस टाइम उस नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करती थी एक स्पेशल। अब तो थोड़ा सा ये हो गया क्योंकि टाइम बदलता है, चीजें भी बदलती है। अभी पहले बड़ी चीज होती थी, भी छोटी, अब इतनी आ गई, अब तो चिप बन गई बिल्कुल। तो वैसे ही था, अभी पहले पूरा एक कमरा टाइप होता था भी जहां बैठ के स्टूडेंट अध्ययन कर सकता था। दीवारें इतनी ऊंची ऊंची हुआ करती थी तो ताकि उसको इधर उधर ध्यान ना भटके। और अब हमारे जो है लाइब्रेरियों में आप देखते हो भी जैसे सीट प्रॉपर देते हैं तो उसमें इतना कुछ नहीं है क्योंकि अब कुछ हम भी अपडेट हो गए। पहले जो अध्ययन था बिल्कुल एक योगी की तरह होता था, जो ध्यान लगाता ना उसकी तरह होता था। अब इतना नहीं रहा, अब तो आम हो गया है भी। और पहले जो पढ़ गया, जैसे भी चाणक्य बहुत कुछ जानता था और उसने कहा था इकोनॉमिक्स शब्द दिया था उसने, ना कि इकोनॉमिक्स का पूरा ये बताया था। ये तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र का जनक किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को। इकोनॉमिक्स शब्द देने वाला चाणक्य था जिनको विष्णुगुप्त बोलते हैं। उस टाइम इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग था भाई, कल बताया था ना, क्या मीनिंग था, राजनीति से था भी। किससे, राजनीति से था, राजनीति मीनिंग था। अब अलग, अब क्या है अभी इकोनॉमिक्स का मीनिंग, धन का अर्थशास्त्र। आगे जी, आगे ले। अब जैसे है भी अर्थशास्त्र की परिभाषा, एडम स्मिथ थे, उसने बता दिया भी धन संबंधी परिभाषा किसने दी है, एडम स्मिथ ने। लिखें भी फर्स्ट डेफिनेशन, एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी है। अच्छा यहाँ लिख, अच्छा यहाँ करूँ जी, अच्छा चला गया। एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी है। एडम स्मिथ के साथ एक और भी था धन संबंधी परिभाषा देने वाला, डेविड रिकार्डो भी। कौन था, डेविड रिकार्डो भी। एक तो एडम स्मिथ था और एक डेविड रिकार्डो था। दूसरी डेफिनेशन थी भी जो दी थी कल्याण संबंधी भी, कल्याण संबंधी भी।
ये देने वाला था भी कल्याण संबंधी जो डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, वो मार्शल ने दी भी, पिगू ने दी है और कैनन ने दिए हुए। कल्याण संबंधी परिभाषा देने वाला कौन था? मार्शल था, पिगू था, कैनन था भी। एक दुर्बलता संबंधित परिभाषा दिए हुए। एक दी है दुर्बलता संबंधी परिभाषा दी है, ये दिए है भी रॉबिन्स ने, रॉबिन्स ने दिए। ये थी भी मैन डेफिनेशन, डेफिनेशन तो बहुत सारी पर मैन जो थी धन संबंधी दी है वो किसने दी है? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने दी है। दूसरी दी है कल्याण संबंधी जो मार्शल, पिग्यू और कैनन ने दी है। तीसरी दी है भी दुर्बलता संबंधी जो रॉबिन्स ने दी है। उसके बाद आता है भी अर्थशास्त्र की शाखाएं, कल इसके बारे में चर्चा हुई भी थी। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक माइक्रो, एक क्या है? मैक्रो। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं भी। फर्स्ट नंबर यहां डाल लेंगे माइक्रो, सेकंड नंबर है मैक्रो। माइक्रो होता है भी स्मॉल और मैक्रो होता है लार्ज वे। ये जो दोनों माइक्रो और मैक्रो में जो इनको इंक्लूड किया था वो किसने किया था भी? कल बताया मैंने, रेगनर फ्रीसक ने किया था भी। रेगनर फ्रीसक ने ये इनको अलग दो भागों में बांटा था, 1933 में दिया था। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, क्या है भी? माइक्रो और मैक्रो। इनको दोनों को देने वाला कौन था? रेगनर फ्रीसक था, जिन्होंने 1933 में दो भागों में दिया था भी। जैसे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है भी? यह वह है, इस पहले तो इसको क्या क्या कहते हैं भी? माइक्रो सूक्ष्म, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। कहा जाता है। और माइक्रो का क्या मीनिंग है भी? ये स्मॉल है, स्मॉल है। ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। ये क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म या व्यष्टि वह अर्थशास्त्र है सूक्ष्म अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है शास्त्र है जो व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है,
एग्जाम्पल है भी, जैसे उपभोक्ता का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, कीमत निर्धारण भी, मांग और पूर्ति, ये है भी माइक्रो में। माइक्रो होता है भी स्मॉल होता है, छोटे तौर पर एक व्यक्ति को लेके उसका पूरा एक्सप्लेन किया जाए भी उस कितना कितना सामान कहाँ से खरीदा। जो व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। उसमें आता है भी कीमत निर्धारण है, उपभोक्ता का सिद्धांत है, मांग पूर्ति का है, ये सारे माइक्रो में आते हैं भी। हाँ, बचत भी है। और क्या है? बचत भी। ये सारे व्यक्तिगत है, ये सारे क्या है? व्यक्तिगत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है भी, आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि भी देखो प्रॉपर तो हर कोई प्रॉपर ही बताता है, आपको इतना ही ध्यान रखना है भी देने वाला दोनों संख्यों को किसने दिया, रेगनर फ्रीसक ने दिया। भी माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म भी, छोटा भी, मतलब एक परिवार जैसे एक व्यक्तिगत का आया भी एक परिवार का भी हो सकता है। मैक्रो आएगा तो वो इससे डबल होगा भी। अब जैसे मान लो कीमत का निर्धारण करना हो, उपभोक्ता इनका करना हो, ये एक मान लो व्यक्तिगत लेके हम उसको करते हैं। जब मैक्रो का करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? एक तो समष्टि कहते हैं, समष्टि कहते हैं। समष्टि जो दिया था ना, ये केन्स ने दिया भी। मैक्रो जो समष्टि दिया ना, ये केन्स ने दिया है। आपको वैसे ध्यान रखना भी, ये जो शब्द दिया ना केन्स ने दिया था, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित था केन्स, जो 1936 की बात है भी, उस टाइम लगभग थ्योरियां फेल हो गई थी, तो केन्स ने मान लो थ्योरी लिखी थी। कल केन्स वाली थ्योरी का जिक्र हुआ था भी, जो जॉन मेनार्ड किन्स है, इन्होंने थ्योरी दी थी भी। पहले इनकी थ्योरी लिख लो एक बार केन्स की। इसने एक सिद्धांत दिया है, उसका सिद्धांत यहाँ लिख लूंगी। जॉन मेनार्ड किन्स भी, इसने एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है, वो दिया था द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी वे। ये थ्योरी दी थी 1900 कब दी थी भी? 36 में दी, 36 में दी थी। बहुत फेमस थ्योरी रही है। ये संबंधित थे समष्टि से। समष्टि का जिक्र आया तो इनका बताना बहुत जरूरी था, इनका आगे बाद में जिक्र भी आएगा। ये हो गया भी, देख लिया। जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये क्या है भी? क्या है? पहले तो मैक्रो का क्या है भी? लार्ज। क्या है? लार्ज। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है, वह अर्थशास्त्र है। अरे केन्स और किन्स इनको ऐसे ही बोलते हैं। केन्स है वो भी किन्स है, अलग नहीं है। कई बार केन्स भी आता है। सपोज करिए मैंने ये दे दिया भी, थ्योरी लिखा दी आपको, जो लिखा है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी, थ्योरी दी है किन्स ने दी है, मैंने लिखा दिया। सपोज करिए वहां आ जाए भी केन्स ने कौन सी थ्योरी दी है, तो ये दोनों एक ही बात है। ऐसे भी लिखा जाता है, केन्स आ जाता है। कौन सा? जॉन किन्स वाला पूरा नाम इसका यही है, जॉन मेनार्ड किन्स। और इसको अच्छा फै दिख रहा था, अच्छा कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। चलो
समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो पूरे राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का विधियों का अध्ययन करता है। एग्जाम्पल है भी इसका, एग्जाम्पल में आएगा राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, रोजगार, बेरोजगार, ये सब इसमें है। एग्जाम्पल है किसके है ये एग्जाम्पल? समष्टि के है, जिसमें राजकोषीय नीति, बेरोजगार, रोजगार, मौद्रिक नीति में इनका यहाँ एग्जाम्पल देने का मतलब है भी ये जो राष्ट्र तौर पे जो चीजें होती है ना वो समष्टि में आती है, जो व्यक्तिगत होती है ना वो आती है माइक्रो, जो व्यष्टि में आती है। भी इतना क्लियर हो गया भी? जैसे राजकोषीय नीति है, इनका हम आगे डीपली पढ़ेंगे क्योंकि अब बीच में लग गया तो आगे की क्लास रह जाएगी। क्या? हाँ जी, कुल राष्ट्रीय आय भी होती है। मैंने कहा ये एग्जाम्पल है कुछ जो राष्ट्र सारे, क्योंकि सारी एक चीजें हम नहीं लिख सकते, कुछ एक एग्जाम्पल देने होते हैं भी। जैसे एग्जाम्पल तो सारे बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैंने उसमें बताया भी राजकोषीय नीति है, बेरोजगारी है, रोजगार है, मौद्रिक है। भी कुल राष्ट्रीय आय लिखना चाहो तो लिख लो, कुल राष्ट्रीय आय, ठीक है। ये सारे राष्ट्र तौर पर जितना भी होता है ना वो समष्टि में होता है, और जितना व्यक्तिगत तरीके से जो होता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में होता है, माइक्रो में होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? इकोनॉमी, अभी तक तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, अब आता है इकोनॉमी, जो क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है भी? जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत था उसको व्यवहारिक रूप में लेके आना। मान लो सपोज करो हमने कोई चीज बना दी, लिख दिया भी ऐसे ऐसे हम करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो तो लिखा है हमने, उसको व्यवहारिक तरीके से हम उतारेंगे, उसको व्यवहारिक तरीके से हम लागू करेंगे तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लाना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। लिखे भी, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्लियर हुआ भी? अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाना। भी कोई थ्योरी बन गई, मान लो सपोज करो हमने कुछ लिख दिया घर के बारे में, भी कोई लिख दिया जैसे जैसे भी, मान लो कोई घर का ढांचा ही बनाया है तो उसको हम, मान लो वो तो हमने बनाया है ना, जब उसको प्रॉपर घर में लेके पूरा लागू करेंगे तब वो हुआ ना। तो जो सिद्धांत हम बना रखे हैं भी कैसे कैसे बचत निकाली जाए, कैसे कैसे निवेश किया जाए, उसका हम यूज करेंगे तब वो क्या कहलाएगी? अर्थव्यवस्था कहलाएगी। भी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को
व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाए तो उन्हें अर्थव्यवस्था कहते हैं। वे अर्थव्यवस्था के हैं भी आगे दे रखा है इसमें। टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमिक इनके कल हमने सारे कर लिए थे, आज फिर मैं दोबारा करा रही हूँ क्योंकि कल तो छोटी क्लास थी। इनके हैं भी जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत कैसा देश है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, अविकसित क्या है, विकासशील क्या है, पूंजीवाद क्या है अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है, वो हम करेंगे भी एक एक करके। टाइप ऑफ इकोनॉमी, इसका फर्स्ट टाइप है जैसे भी विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था रही है। विकसित अर्थव्यवस्था में सुना है, बहुत बार ना सुना है। विकसित वो होता भी, एक तो मान लो तुम्हें ये नहीं भी रट्टा भी कैसन करनी है, तुम्हें समझ के चलना है अपने निजी जीवन को लेके, अर्थशास्त्री हैं हम, तो उसको ये करना है भी जो विकसित है वो परिपूर्ण हो, इनकी आय अच्छी खासी हो, उसका जीवन स्तर अच्छा हो, उसको एजुकेशन सही मिल रही हो, उसका चिकित्सालय भी उनको सही प्रॉपर, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, वो होता है विकसित। आपको पता है भारत विकसित नहीं है क्योंकि विकासशाला है, हमारे पास बहुत गरीबी है, भी बेरोजगारी बहुत है, गरीबी भी बहुत है, हमारा स्तर है वो बहुत निम्न का है। तो विकसित देश वह देश है जिनका जीवन स्तर, विकसित देश, विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिनका जीवन स्तर जिस देश का जीवन स्तर और आय, शिक्षा, चिकित्सा, उच्च हो, वह विकसित देश कहलाते हैं। विकसित देश किस देश की अर्थव्यवस्था है? विकसित देश कहलाते हैं, इसमें आती है, मैंने कल बताया था, यूएसए मेन है, यूके है, जर्मनी है, जापान है, ये देश हैं भी, और भी मिल जाएंगे, पर ये मेन देश हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। यूएसए है, यहाँ का अच्छी खासी इनकम है भी, यहाँ के पर व्यक्ति की जीवन स्तर इनका अच्छा है भी, प्रॉपर इनको एजुकेशन है भी, प्रॉपर इनकी स्वास्थ्य की देखरेख भी। कहने का मतलब है भी ये नहीं है भी यूएसए में कोई बीमार नहीं पड़ता, ये तो नेचर है भी, ये है भी हमारे पर उनको प्रॉपर मिल जाता है भी। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटलों में पहली बात तो हमारा थोड़ा सा मैनेज वाला है ना, वो वहां दिक्कत होती है, बाकी क्योंकि भी इनकी भी पब्लिक थोड़ी है, मेन तो मुद्दा है हमारा तो पब्लिक का है भी, पब्लिक बहुत ज्यादा है, इतने हम साधन नहीं जुटा पाते, यहाँ पब्लिक थोड़ी है भी साधन भरपूर है। तो ये विकसित देश है भी, उसमें क्या आता है, यूएसए, यूके, जर्मनी और जापान में। यूएसए की राजधानी भी पानी सर, पानी सर, यूएसए की राजधानी, तब तक कोई बात नहीं, बाकी का नॉलेज ले आगे कराएंगे। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। क्या है भी यूएसए की राजधानी? वॉशिंगटन। वही वॉशिंग जो मशीन, हम वही वॉशिंग मशीन नहीं होती, तो ऐसे रख लेना भी वॉशिंगटन और डीसी लिख लेना भी,
वॉशिंगटन डीसी मोटर होती है, ठीक है। बस वॉशिंग मशीन में क्या चाहिए, मोटर ही चाहिए हमें। यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में किस चीज का मुख्यालय है, किसका मुख्यालय है? कल जिक्र किया था मैंने, एलपीजी का जिक्र किया। विमन मोहन सिंह उस टाइम एलपीजी लाने वाले वो किसके मेंबर थे, आईएमएफ के। वॉशिंगटन किसका मुख्यालय अभी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। आईएमएफ क्या है अभी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी। इन दोनों की स्थापना कोई प्रॉपर बताएगा, आईएमएफ और डब्ल्यूबी की स्थापना कब हुई भी, किसी को पता हो? 1944 में, 44 में इनकी स्थापना होगी प्रॉपर। 1900 कई बार 45 आ जाता है, 1945 में इसने काम करना शुरू कर दिया था भी। ये वॉशिंगटन में इनका दोनों का मुख्यालय है। वर्तमान में करंट का क्वेश्चन है अभी, वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अभी? वो तो आरबीआई। हाँ जी, कौन है, अजय बंगा भी। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष भी कौन है, लिख लो भी, ये बातें ना कई बार 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 नहीं बताई जाती। कौन है भी, अजय बंगा भाई। ये एक सिख है। यूके की राजधानी बता दो भी। अच्छा, किसी ने कहा बंगा खीरा भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बंगा और खीरा अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है वो बता दे फिर। अब खीरा और बंगा आपने बता ही दिया तो क्या डिफरेंस होता है? हाँ भी, चलो कोई बात नहीं। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में भाई, अजय बंगा। अब याद रह जाएगा। यूके की राजधानी बता दो, लंदन में। क्या है, लंदन में। जर्मनी की भी क्या है, बर्लिन भी। क्या है जर्मनी की, जापान की भी टोक्यो। जो 2020 के ओलंपिक हुए थे वो टोक्यो में हुए थे भी, सभी जानते हैं। अब 24 वाले होने, क्योंकि जो ओलंपिक होते हैं वो हर 4 साल के बाद होते हैं भी। अब 24 वाले होने वो कहाँ निश्चित हुए हैं भी, पेरिस फ्रांस में भी, वो भी लिख लो। 2024 की जो ओलंपिक, पूरा तुम लिख लेना, 2024 के ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे, फ्रांस के जो राजधानी है पेरिस में होंगे भी, पेरिस में होंगे। जो 2024 के ओलंपिक होंगे वो फ्रांस के पेरिस में होंगे भी। क्लियर भी, ये बातें ना तुम, हो गया जी, पेज ऐड करना। यहां से करो जी, पेज ऐड प्लस कर लो। हमने पढ़ा था विकसित पढ़ा था, अब दूसरे नंबर का है भी विकासशील, विकासशील अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो बीच की है भी, ये अपने विकास की ओर अग्रसर है भी, अपने विकास की ओर बढ़ रही है। ये जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, यह वह अर्थव्यवस्था है जो अपने विकास की ओर कंटिन्यू बढ़ रही है भी,
जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या आता है, हमारा भारत आता है। विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा भारत आता है। विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो विकास की तरफ कंटिन्यू बढ़ रही है भी, ठीक है। इसमें कोई इतना लिखने वाली बड़ी बात नहीं है, तुम्हें समझना है भी क्या मीनिंग होता है, ठीक है। क्योंकि विकसित वाला थोड़ा सा वो था, मैंने चलो उसमें लिखा दी 2 लाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। जो विकासशील है वो क्या है, वो अपने विकास की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, उसमें हमारा भारत का नाम आता है। कल मैंने आपको एक डेट लिख के बताई थी, 15 अगस्त 2022 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया, घोषणा की थी कि हम आने वाले 15 अगस्त 1947 25 वर्षों को क्या काल, कौन सा नाम दिया था। मैंने कहा भी 15 अगस्त 19 जो 2022 है, इसको हमारा 75वां वर्षगांठ मना रहे थे भी हम, हमारे देश के आजाद होने की। तो जो 25 वर्ष प्लस के भी 47 15 अगस्त 2047 तक इन 25 वर्षों को क्या काल, क्या नाम दिया था भी, अमृतकाल। क्या नाम दिया था, अमृतकाल। अब कोई भी चीज आती है, जैसे भी योजना जिसमें अमृत आता है, मान लो अमृत शब्द जो जोड़ा जाता है कोई योजना के साथ, वो ये है भी 25 साल वाला अमृतकाल। क्योंकि इनमें जो योजना आती है मैक्सिमम यही बोला जाता है, अमृत से उसको डिनोट किया जाता है, कोई ना कोई शब्द जोड़ ही दिया जाता है उसमें। अमृतकाल बोला भी इन 25 वर्षों को। किन 25 वर्षों को, जो 15 अगस्त 2022 से लेके 15 अगस्त 2047 तक हमारे 25 वर्ष, 100 साल पूरे हो जाएंगे भी हमें। किसको 100 साल पूरे हो जाएंगे भाई, आजादी को भाई, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसमें कहा गया था भी हम 2047 तक विकसित भारत बना देंगे भी, ये घोषणा की गई है। अभी तक प्रॉपर पता नहीं है भी, ये घोषणा की गई है भी इन 25 वर्षों में हम अपने देश को विकसित भारत बना देंगे भी। हमारे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं वो कहाँ फहराते हैं भी, लाल किले पे। 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री फहराते हैं झंडा, और जब 26 जनवरी को होता है तब कौन फहराता है, राष्ट्रपति। क्या वो भी लाल किले पे फहराते हैं, नहीं फहराते, कहाँ फहराते हैं, राजपथ पे। क्या नाम दिया उसको, राजपथ नाम किया या कर्तव्य पथ। जो राष्ट्रपति था उसका नाम क्या नाम बदल दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है भी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, विकासशील क्लियर हो गया, अमृतकाल क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान रखना। आगे आता है अलग विकसित हुई। अलग विकसित अर्थव्यवस्था। अलग विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है भी जिनमें निम्न स्तर हो, जो एजुकेशन में भी है, बाकी कोई भी लगा लो भी, चिकित्सा में है, आय स्तर हो, उनका जीवन स्तर हो निम्न हो, जिनका क्या हो भी, विकास स्तर निम्न हो भी। निम्न का मतलब समझते हो भी, बहुत नीचा हो, निम्न स्तर हो, उन्हें अलग विकसित देशों में अर्थव्यवस्था में काउंट किया जाता है, जिसमें आता है भी नाइजीरिया है, नाइजीरिया है, ये आता है भी प्रॉपर नाम। और बहुत सारे देश है, तो नाइजीरिया का मेन नाम लिया जाता है भी, नाइजीरिया है जो अलग विकसित देशों में आता है भी। उसके बाद है भी हमारी अर्थव्यवस्था 4th नंबर की, बंद अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था में बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है
जो बाहर देशों के साथ व्यापार ना करके अपने देश के अंदर ही किया जाए, जिनके लिए सारी बाउंड्री सील कर दी गई हो, सारी बाउंड्री बंद कर दी गई हो, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। भी बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जो मान लो अदर देशों के साथ अपने ही देश के अंदर व्यापार किया जाए, ना कि दूसरे देशों के साथ किया जाए, उनको बंद किया गया हो। भी ये ना कहा भी बंद, जैसे भी मान लो सीमा तो हर किसी के साथ लगती है, जैसे भी समुद्री है, कोई स्थलीय है, कुछ भी है, तो हम व्यापार कर सकते हैं। पर उनको अगर कह दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो अपने ही देश के अंदर व्यापार किया जाए, ना कि दूसरे देशों के साथ व्यापार हो, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एक बार, अब जैसे हमने पीछे, अब कई बार हम चाइनीज खिलौने आते हैं, हम कह देते हैं भी चाइनीज खिलौने, जैसे आपने देखा हो भी कई वीडियो वायरल होती है, कई बार मैसेज वायरल होते हैं भी चाइनीज खिलौने ना खरीदे। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं भी सरकार क्यों नहीं कदम उठाती, सरकार क्यों ना कदम उठाए ताकि वो सामान भी ना आने दे दूसरे देशों से। वो भी तो कर सकती है, हमें ये ख्याल आता है हमारे दिमाग में भी, वो भी कह सकती है भी ये सामान आपके अंदर भी देश के अंदर नहीं आने चाहिए भी, क्योंकि आपको पता है भी चाइनीज खिलौना लाते, जैसे भाई पटाखे हैं वो एकदम विस्फोट होता है, क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन होती है, जैसे WTO है, कंडीशन लगाता है, क्योंकि अगर हम बंद कर देंगे तो वो बंद कर देंगे, ऐसे देश कैसे चलेगा? में व्यापार नहीं होता देश नहीं चल सकता, क्योंकि हमारा जैसे मान लो सारी चीज एक राज्य में नहीं हो सकती भी। गेहूं हमारे सबसे अधिकतम होता है भी यूपी में है, इधर जो साउथ वाला एरिया वहां नहीं होता। अगर व्यापार नहीं होगा तो कहाँ जाएगा भी? कोई भी है चीज है जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार नहीं होगा तो कैसे होगा? तो उसके लिए कंडीशनें होती है, उनको कोटा मिला होता है भी इतनी वस्तुएं आप कर सकते हो, और सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती, पर हमें सावधान कर सकती है। जैसे पीछे आया था भी मुद्दा, मालवीय द्वीप वाला मुद्दा हो, आपने किसी ने रील देखी हो, किसी ने वीडियो देखी हो, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री गए थे लक्षद्वीप और वहां समुद्र के किनारे चेयर पे बैठे ऐसे झूल रहे थे, तो वायरल हुई थी भी। क्यों ना हम, इशारा था, कहते कोई अपने, जैसे देखो भाई हमें, अब जैसे मेरे पे लगा लो भी, मैं अपना फायदे के लिए बहुत कुछ करूंगी, मैं ये चाहती हूँ भी मुझे पैसे ज्यादा से ज्यादा मिले, नहीं चाहते क्या? सभी चाहते हैं भी मैं ग्रो करूं, तो मैं ये चाहूंगी भी मैं बहुत कुछ इंप्रूव करूं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं भी अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी चले। एक छोटा सा देश है मालवीय द्वीप, थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इधर हमारा लक्षद्वीप है, इधर यहाँ मिनिकोय आता है, या मालवीय द्वीप आता है सभी को ध्यान है। मालवीय द्वीप और मिनिकोय के बीच में कौन से नंबर डिग्री चैनल है? 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर डिग्री चैनल है। तो मालवीय द्वीप की अर्थव्यवस्था में भी, एक छोटा सा द्वीप है और बहुत, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत साथी है। क्या है उसमें? सिर्फ पर्यटक। क्या है? सिर्फ पर्यटक। वहां के उन्होंने इस तरह व्यवस्था कर रखी है, थोड़ा सा जैसे उनका है भी समुद्र, लक्षद्वीप है ना, वैसा ही द्वीप मालवीय द्वीप है, जैसा लक्षद्वीप है ना वैसा ही मालवीय द्वीप है। बस वहां क्या जाता है? पर्यटक जाता है। जैसे हमारे बॉलीवुड वाला एरिया है भी, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, जैसे फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग वहीं होती है, तो उनकी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है। और एक उनकी खास बात है भी, जैसे हमारी जैसे है भी, हम तो कोई अगर हमसे रास्ता पूछ ले ना तो हम उसके साथ साथ जाके उसको घर तक छोड़ आते हैं। ये हमारी खास बात रही है भारतीयों की, हम बहुत मेहरबान हैं भी, वास्तव में होना भी चाहिए। ये दावत भी देते हैं भी भारतीयों जैसा दिल नहीं है किसी के पास, पर बस कहीं कहीं हमें देखना भी चाहिए भी, टाइम का अभाव हो तो उनको रास्ता बता दो, ना कि उसको छोड़ के आओ, ठीक है? तो वैसे ही था भी, हमें रास्ता दिखाया गया। ये कहते हैं भी जैसे, चलो देखो भी पार्टी, जहां पार्टी हो रही हो तो आपको पता है भी मैक्सिमम पार्टी होती है भी, जैसे लड़के अच्छी तरह समझ गए हैं भी पार्टी, हम पार्टी का अलग मीनिंग, इनके लिए अलग मीनिंग होता है लड़कों के लिए। तो वो होता है उनकी एक कंडीशन है, हमारे देश की और उनके देश की कंडीशन है। मालवीय द्वीप क्या कहता है भी, अगर आप नशे में हैं, नशे में है कोई व्यक्ति, तो वो द्वीप पे नहीं आ सकता भी।
अपना जहां उनको रोम मिला है वो रोम से बाहर नहीं आएगा, उसने इस कंडीशन का और पालन भी करते हैं अभी। और हमारे क्या होते हैं, भी कोई घूमने आ जाए ना तो गलियों में कोई नहीं, साथ और देते हैं, दो चार भीड़ और कर लेते हैं, जैसी भी आ गई ना उस तरह भीड़ कर लेते हैं। अब जैसी भी देखी सभी की है, आ जाए गांव में आधे से ज्यादा तो बेरोजगारी ये है, उस जेसीबी को देखने चले जाते हैं। तो वही हाल है हमारे, और वहां ये कंडीशन है भी आप अगर नशे में हैं तो द्वीप पे नहीं आ सकते भी, जब आपका नशा उतर जाए तब आप आ सकते होंगे। और उन्होंने इस तरीके से मैनेज कर रखा है अपने समुद्र में, इस तरीके से उन्होंने अपने मान लो जो होटल वगैरह इस तरीके से प्रबंध कर रखा है उनको अर्थव्यवस्था ग्रो करने का है। तो ये हमने मेन मुद्दा वही था वे लक्षद्वीप, और जो हमारे प्रधानमंत्री का था वे क्यों ना हम अपने लक्षद्वीप जाएं, वहां जहां जाते हैं पैसे देंगे भी, कोई चीज जहां ज्यादा पर्यटक आएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो वो ग्रो करेगा, ग्रो करेगा। जो छोटे मान लो छोटी दुकान लगा रहा है झोपड़ी बना के, तो वो क्या करेगा, एक रूम बना लेगा, ज्यादा पैसे आए तो वो एक होटल बना लेगा, उससे ज्यादा आए तो वो डबल कर देगा, तो वो अपनी सुविधा बढ़ाता जाएगा। मेन मुद्दा यही था, पर हम बहुत लंबा उसको ले गए थे भी। उस टाइम भी कहते हैं मालदीव के 3 उन्होंने कमेंट किए थे हमारे प्रधानमंत्री पे और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था, पर वो था भी अर्थव्यवस्था वाला मुद्दा था। मेन अर्थव्यवस्था उनकी ग्रो हमारे के कारण होती है, बहुत ज्यादा, हमारे सबसे ज्यादा मालवीय द्वीप हम जाते हैं। एक और भी बता दो, 8 डिग्री चैनल आ गया, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है, कौन कितने नंबर डिग्री चैनल है? 9 डिग्री। 10 डिग्री किन के बीच है? अंडमान निकोबार को जोड़ता है वो 10 नंबर डिग्री चैनल है। ठीक है, हुआ भी क्लियर, समझ में आया भी? विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, जो अपने विकास की ओर अग्रसर कर रही है, और अल्पविकसित क्या है, जिनका विकास स्तर निम्न हो भी। उसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था क्या है, जो अपने देश के अंदर करे ना कि बाहर देशों के साथ। आगे आएगा भी खुली अर्थव्यवस्था। कौन से नंबर का है? 5 खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है भी अपने देश के व्यापार को दूसरे देशों के साथ खोल दिया जाए, जो कोटा है टैरिफ है ये कम किया जाए, ताकि हम दूसरे देशों के साथ व्यापार हमारा ज्यादा से ज्यादा हो सके। भी खुली का मतलब है भी खोल दो अपने सारे रास्ते, और उनपे प्रतिबंध है वो कम कर दो, ताकि हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर सके। हम हमारे पास नई नई तरीके की जो नॉलेज है, नई तरीके की तकनीक है वो हमारे पास आ सके भी। आगे देखें भी 6 नंबर है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है भी? कल भी इसका जिक्र हुआ, निजीवाद है, पूंजीवाद है, ये एक ही चीज है भी। पूंजीवाद है जहां सब कुछ भी बाजार पे हो, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में हो, ना कि सरकार के हाथ में हो, उसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद ही यूएसए है, पूंजीवाद देश है। यूएसए क्या है? पूंजीवाद देश है। यूके भी पूंजीवाद देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवाद देश होते हैं ना, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है उनके लिए, पूंजीवाद देश है ना, उनके लिए उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता कौन होता है? कंज्यूमर कौन है? कौन है भी उपभोक्ता? जो सामान का उपयोग कर रहा हो, हम उपभोक्ता हैं, है ना। जो बनाने वाला है वो तो मालिक हो गया, जो बाकी खाने वाले हैं वो उपभोक्ता हो गए भी, सामान को खरीदने वाले हैं, लेने वाले हैं, वो उपभोक्ता है। कंज्यूमर जो है वो उपभोक्ता होते हैं। पूंजीवाद में उपभोक्ता सम्राट होता है। पूंजीवाद में उपभोक्ता क्या होता है? सम्राट होता है। वो आपने आइडिया लगा लिया, वो सम्राट क्यों होता है? क्योंकि पूंजीवाद चाहता है, वो क्या चाहता है, उपभोक्ता क्या चाहता है, उनको किस चीज की जरूरत है, वो उस चीज की पूर्ति करता है। और उपभोक्ता क्या, जो पूंजीवाद वो क्या चाहता है, लाभ चाहता है। वो अधिकतम क्या देखता है,
लाभ देखेगा। जैसे मैंने कल वाला भी दिया था ठंडे वाला जिक्र भी, जैसे ब्रांड आ रहे हैं अलग अलग, कुछ एक तो नाम है भाई, हम तो 2-3 जानते हैं, एक तो काल्टी और एक हरेड़ी और एक कौन सी सफेद रंग की, ये 3 एक नाम जानते हैं भी। अब तो चलो नॉर्मल हो गया, हम ड्यू इसको बोल देते हैं, वो भी देखा देखी इतना नहीं जानते जितना कुछ एक तो है, बहुत सारे हैं भी ब्रांड मैं नहीं जानती, मैं इतना इसमें ना मैं पीती हूँ ना मैं जानती हूँ, तो कुछ एक नाम है हम बोल देते हैं, पर बहुत सारे ब्रांड भरा पड़ा है भी मार्केट। हाँ, अब है हमारा फायदा ले रहा है कौन ले रहा है? पूंजीवाद, प्राइवेट कंपनियां ले रही है। पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है उसमें होता है भी कंपनियों का लेन देन ही होता है, कंपनियां ही देखती है भी देश में किस चीज की जनता डिमांड कर रही है, वो उसकी सप्लाई करते हैं, वो क्या देखते हैं उसके बदले में, अपना बेनिफिट देखते हैं, ना कि जनता की भलाई। अब जो कंपनी दे रही है ना, उनको नहीं पता भी हमें कितना नुकसान हो रहा है। कल मैंने कोरोना वाली वैक्सीन का जिक्र किया था थोड़ा सा भी, जो वैक्सीन लगाई उसकी एक दिन न्यूज आ गई थी, तो इतना हंगामा हुआ, अब भी होता है, विरोध किया जाता है, सरकार का विरोध किया जाता है। तो ये जो तुम पी रहे हो डेली, छोटी मोटी पार्टी हो नॉर्मल हो, चलो प्यास लगी है, 2 लड़कों में तो बहुत ज्यादा है, लड़कियां फिर कंजूस होती है इन चीज में, तो मतलब भी पार्टी कर लेती हैं, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है अभी? तुम अपनी आप ईमानदारी से बताना, क्या साइड इफेक्ट नहीं है? अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा, ठंडे को दवाई के तौर पे लेते हो तुम, वो तो अलग हो गया ना, पार्टी वाला मैटर आ गया, दवाई वाला तो ठंडे को कोई दवाई के तौर पे लेता है भाई, इसके भी साइड इफेक्ट है भाई। और आपको पता है भाई, जब आपके पता नहीं टाइम में, मेरे टाइम में जो खेल दिखाने वाले आते थे छोटे छोटे, तो वो कहते थे भाई जो ये ठंडा है इसमें आप ब्लेड डाल दो वो गल जाएगी, टॉयलेट साफ करो साफ हो जाएगा, इतना हार्पिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके साइड इफेक्ट होते भी हमें पता नहीं चलता। तो ये पूंजीवाद है सारा। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या है? जो अपना लाभ देखती है, उसमें उपभोक्ता सम्राट होता है और वो उपभोक्ता की डिमांड पे सप्लाई करती है भी। पूंजीवाद में क्या देखते हैं? लाभ देखते हैं। आगे है 7 नंबर समाजवाद में। समाजवाद अर्थव्यवस्था, ये समाजवाद है ना, ये समाज वाला शब्द पहले, सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स का कल भी जिक्र आया था। कार्ल मार्क्स ने इनके कई स्टेप बताइए भी, समाजवाद है, दासवाद है, इनके समाजवाद शब्द देने वाले पहले कार्ल मार्क्स था। मैंने समाजवाद का ही जिक्र किया, ना कि समाजवाद अर्थव्यवस्था का। सिर्फ समाजवाद शब्द देने वाला कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक लिख लो भी, बहुत फेमस है। कार्ल मार्क्स ने पुस्तक दी है दास कैपिटल भी। क्या दी है? दास कैपिटल, जो कब पब्लिक हुई थी? कब हुई है? 1867 में। कब हुई है? 1867 में हुई थी भी। अब भाई समाजवाद क्या है? समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है वो देखें भी। समाजवाद का सीधा ही है भी, जिसमें सरकार अपनी हुकूमत चलाए भी, जिसमें सरकार कहे भी ये चीज आपको देश में बनानी है, ये नहीं बनानी, जिसपे पाबंदी सरकार अपना अंडर में रखे भी देश को। समाजवाद में आता भी। समाजवाद में कौन सा देश है? समाजवाद अर्थव्यवस्था यूएसआर, USSR, यूएस से आर आता था समाजवाद अर्थव्यवस्था में। यूएसएआर का पहले इसको निपटा देते हैं। यूएसए क्या है? 1991 में ये जो रूस वाला एरिया ना, 1991 में इसका विखंडन हो गया था। 15 देश इससे अलग हो गए थे। 15 देश इससे अलग हो गए थे 1991 में। रूस अलग। रूस सबसे बड़ा समाजवाद अर्थव्यवस्था भी। रूस की अर्थव्यवस्था ना, वो कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवाद अर्थव्यवस्था है, वो भी चाइना की है। पर पहला देश पूछा जाए, यूएसएआर लिखा है, USSR लिखा है, तो उसमें कोई शंका नहीं है, समाजवाद अर्थव्यवस्था थी वो।
उसका विखंडन हो गया 1991 में, जिनमें 15 देश अलग हो गए थे, जो उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, बहुत सारे इनके खंड थे, अलग हो गए थे। पीछे मुद्दा चला था भाई, किन का मुद्दा चला था? रूस का जो यूक्रेन वाला भाग है, इनकी लड़ाई तुमने सुनी होगी भी, अब परमाणु बम छोड़ देंगे बस, अब तो दुनिया नष्ट होगी। वीडियो इतनी वायरल होती थी, हर दिन लगता था भी कब परमाणु बम आ जाए, उधर कब पाकिस्तान छोड़ दे, कब हम छोड़ दें, पता नहीं चलता है ना। एक वो सिरसा से चली थी, सिरसा से नहीं चली थी, एक मिसाइल चली थी जो पाकिस्तान में, क्योंकि वो इस तरह सेटअप की हुई थी, और वो भाई हाथ रखा गया या जानबूझकर ट्राई किया गया था, वो पता नहीं है अभी तक, चली थी। तो भाई ऐसा मुद्दा था जो यूक्रेन और रूस का था। भी यूक्रेन वास्तव में रूस का हिस्सा था, इसमें कोई शंका नहीं है। कुछ एक जैसे होते हैं, जैसे हमारा भाई, थोड़ा सा भारत का जिक्र करना चाहूंगी, जैसे बांग्लादेश अभी, उसमें 3 बीघा कॉरिडोर आपने पढ़ा होगा जब हिस्ट्री कराई है सर ने, ज्योग्राफी, जैसे उसमें है बांग्लादेश का, उसमें कोई शंका नहीं है। पर यह अभी कोई नहीं चाहता भी हम उसकी तारीफ करें, उन्होंने दे दिया, हमने ले लिया, फिर हम कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज फहरा के भी हमारा हिस्सा था। वो गलती हमारी है, हम उसको एक्सेप्ट कर, पर करते नहीं है। कुछ एक जैसे हैं भी, रूस का है, अमेरिका ऐसा एक शातिर देश है जो सबसे ज्यादा हथियार रखता है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है इंडिया की, जो यूएस से है सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, जो अपने पास इतने हथियार रखती है। और जब बैठते हैं ना भी, कोई मान लो जैसे युद्ध होते हैं, जैसे पीछे ये इजराइल वाला, और किन के साथ हुआ था भी, तो यहूदियों के साथ हुआ था क्या, इजराइल और किसका हुआ था भी, पीछे इजराइल वाला नहीं चला था भाई, वो एक मंदिर में गए भी, कहते हैं इजराइल वाले कहते हैं हमारे हैं, और यहूदी कहते हैं हमारा है, वहां झगड़ा हुआ था। तो उनका फायदा उठाता है, उनका फायदा क्यों उठाता है? क्योंकि वो हथियार सप्लाई करता है, परमाणु हथियार है वो सप्लाई करता है। और जब यूएन में कोई बैठक होती है, मान लो सपोज करें भी, जैसे हम क्यों नहीं बनता, वहां ये होता है भी हम किसी की बराबरी, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ज्यादा हमें किसका खतरा है? चीन का भी। पाकिस्तान का उतना नहीं है जितना चीन का है। यूपी की जितनी जनता ना, उतनी पूरी पाकिस्तान की है, जितनी यूपी की जनता है। खुला छोड़ दिया जाए ना तो हम पकड़ पकड़ के मार सकते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं। वो वास्तव में बाद में क्या होगा वो पता नहीं है भी, पर ये कहते हैं भी जितना खतरा चीन से है, ये पहले लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे थे, उन्होंने कह दिया था भी जितना हम पाकिस्तान से मान लो होता है भी, कब हमला कर दे, कब कुछ कर दे, उतना उससे नहीं है जितना चीन से है। और कहते हैं ना, जो मारता है सामने से मारता है, उसमें कोई भी नहीं, पीछे से मारता वो नहीं होता। जो जहर दे के धीरे धीरे मारता है ना, वो सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है। चुगली वाला व्यक्ति आपने सुना ना, वो सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है। इससे अच्छा सामने आके बोल दे, एक बार तकलीफ होगी, बाद में तो पता है भी इसने ही बोलना है, और बाद में किसी के कानों से हम बातें सुनते हैं तो वो तकलीफ होती है, और वो धीरे धीरे खत्म करती जाती है। वैसा है चीन। देखिए भी, रूस का जिक्र आया, समाजवाद में कौन है? रूस है। रूस की राजधानी बता दूंगी, क्या है भी? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस के साथ जिक्र आया भी यूक्रेन का, यूक्रेन की राजधानी भी, क्योंकि इन पे बैन मुद्दा था, बहुत बातें चली थी। यूक्रेन की राजधानी है कीवी भी, लिखी कीवी भी बोलते हैं, कीवी भी है, कीवी है यूक्रेन की राजधानी है, कीवी, ठीक है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। तुम्हें खान वाली कीवी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और वास्तव में सही था, क्योंकि भाई जैसे मान लो आप करो भाई, जैसे आपने तेल के भंडार, आपने कोई भी किसी के घर, मान लो आपका घर है, 2 पापा और 2 भाई हैं, सही रह रहे हैं, और आपने उनको इतनी व्यवस्था कर दी, मान लो बहुत कुछ उनका प्रबंध करके दिया, आपने बहुत साथ दिया उनका, और तीसरा पड़ोसी आके और ये कह दे घर अलग अलग करे, तो आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी? होगी ना। वैसे ही था भी, रूस का पूरा दावा था, वो था भी यूएसए को अपनी औकात दिखाना था, इतना ज्यादा वो नहीं होता। यूएसए ने यूक्रेन का साथ दिया ताकि बरोबर की टक्कर दे सके। हथियार जितने सप्लाई हुए यूएसए से हुए। यूएसए बहुत शातिर देश है, सबसे ज्यादा शातिर देश है यूएसए है भी,
ठीक है, ऐसा मेरा कोई मुद्दा नहीं है भी, मान लो ऐसे, पर समझाने का मीनिंग है भी, मान लो हम कई एक कैसे हैं भी, चलो अपना अपना देश है, अपना अपना मैटर है, पर थोड़ा सा ये होता है भी, जैसे मान लो किसी के घर में छेद करना भी गलत बात होती है। मान लो है भी यहाँ तेल के भंडार इतने विकसित किए गए, मेन मुद्दा वही था, इसको किसमें, चलो भाई मेरे दिमाग में नहीं आ रही, एक बात और थी मैं भूल गई। अब अगला है भी 8 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत जो अर्थव्यवस्था वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो देश है वो कैसा देश है, विकासशील भी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत कैसा देश है, विकासशील देश है भी। किनका मिश्रण है भी, पूंजीवाद, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है भी। किन किन का, पूंजीवाद और समाजवाद का भी। ये कल मैंने बताया था भी, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे भी, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था भी, उनको डर था भी पूरा का पूरा अगर पूंजीवाद कर दिया जाए तो पहले भी स्थिति दयनीय है, पूरा का पूरा समाजवाद कर दिया जाए तो भी है, पर लगभग समाजवाद को ही अपनाया था। अपनाया तो स्टार्टिंग में हमने मिश्रितवाद को ही था, पर समाजवाद को हमने ज्यादा तर्ज पे रखा था भी। निजी बात जो पूंजीवाद था, जो निजी बात था, उनको हमने दबा के रखा। उनके लिए इतनी कंडीशनें रखी थी भी, आपको कोई भी उद्योग लगाना हो उनके लिए आपको लाइसेंस लेना है, इतने पैसे जमा कराने हैं, इतने के बाद आपका अगर ज्यादा बजट बनता है तो उसका अधिग्रहण कर लेगी सरकार। ये कंडीशनें रख दी थी पूंजीवाद की। पूंजीवाद इतना ग्रोथ नहीं कर पाई, और ग्रोथ कब किया भी, ये 1991 में किया था, जब हमारी बहुत वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय थी भी। उसके बाद जो आया, मनमोहन सिंह आए थे भी, जो एलपीजी लेके आए, कल हमने जिक्र किया, आगे भी इसकी बात आएगी तब करेंगे, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जी। हो गया जी।